हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के वर्कबुक 2023-24 की चैप्टर नंबर 2 अम्ल सारक एवं लवण के कार्यपत्रक 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 4 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है कि जो सारक है वो विलयन में उत्पन्न करता है। तो आप सब जानते हैं कि जो सारक है वो जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जबकि जो अम्ल है, अम्ल कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? अम्ल आपके H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, सारक किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। कारक किसे कहते हैं? आपको क्या देना है? एक उदाहरण देना है। तो देखें, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कारक क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। तो सारक की परिभाषा में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा विलयन या एक ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? सारक कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो परबल सारक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? आपके परबल सारक। दुर्बल सारक की बात करें, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। फिर बात करें सार की, सार किसे कहते हैं? तो जल में घुलनशील सारक को हम क्या कहते हैं? सार कहते हैं। जो सारक जल के अंदर घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सार कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारक के साथ साथ सार भी है क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। फिर कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है लवण का। तो लवण अम्ल व सारक की परस्पर अभिक्रिया से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जब अम्ल और सारक की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। अगर आपको कहीं पे सारक की परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं कि वे रासायनिक यौगिक जो जो जल में वियोजित होकर जो जल में वियोजित होकर क्या करते हैं? जल में वियोजित होकर अम्लों को उदासीन करते हैं। अम्लों को उदासीन करते हैं, उन्हें हम सारक कहते हैं। उन्हें सारक कहते हैं। ठीक है। ये परिभाषा भी आप लिख सकते हो। विशेषता क्या है कि सारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्रबल सारक और दुर्बल सारक। प्रबल सारक का मतलब है कि जो जल के अंदर OH माइनस आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करेंगे, और दुर्बल सारक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन कम उत्पन्न करेंगे। ठीक। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की। दिया हुआ है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? तो अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि यह जलीय विलयन में, मतलब जो अम्ल है वो जलीय विलयन में आयनीकरण करके क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। और हाइड्रोजन आयनों की उत्पत्ति की वजह से ही, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की उत्पत्ति की वजह से ही जो अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है। लेकिन अम्ल जब साधारण स्थिति में होते हैं उस स्थिति में वो किसी भी प्रकार के आयनों का निर्माण नहीं करते हैं, अतः उस केस में उनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयनों की उत्पत्ति करता है और उन आयनों की वजह से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में आपको अंतर बताना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो प्रबल अम्ल का मतलब है
वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर H+ आयन बनाते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रबल अम्ल। वही बात करें दुर्बल अम्ल की, तो वे अम्ल जो जल में अंशतः अंशतः मतलब उनका कुछ हिस्सा आयनीकृत होकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। बात करें हम प्रबल अम्ल की, प्रबल अम्ल के उदाहरण है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब किसके उदाहरण हैं, प्रबल अम्ल के। अभी बात करें दुर्बल अम्ल की, दुर्बल अम्ल के जैसे उदाहरण है एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ये किसके उदाहरण हैं, ये आपके दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल का मतलब है कि वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर बहुत अधिक मात्रा में H+ आयनों का निर्माण करते हैं, जो जल के अंदर घुलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल के अंदर आंशिक रूप से आयनीकृत होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। हम कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल का जो पीएच मान है वो क्या होता है, वो काफी कम होता है, वो साधारणतः 0 या 1 या 2 के आसपास होता है। और जो दुर्बल अम्ल है उनका जो पीएच मान है वो क्या होता है, वो प्रबल अम्ल की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, वो नॉर्मली 3 से लेकर 7 के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, मिलान कीजिए। देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक, अम्ल कैसा है, प्रबल है। अम्ल प्रबल होने का मतलब है कि उसका जो पीएच मान है वो क्या है, उसका पीएच मान 7 से कम है। ठीक है, फिर प्रबल अम्ल और प्रबल सारक, प्रबल अम्ल और प्रबल सारक मिलके क्या बनाएंगे, उदासीन लवण, क्या बनाएंगे, उदासीन लवण। और उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। फिर प्रबल सारक और दुर्बल अम्ल मिलके क्या बनाएंगे, प्रबल लवण, प्रबल सारीय लवण, क्या बनाएंगे, प्रबल सारीय लवण। और सारक का मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक मिलके क्या बनाएंगे, आपका प्रबल अम्लीय लवण। कैसा लवण बनाएंगे, प्रबल अम्लीय लवण। और अम्लीय लवण होने की वजह से इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, दूसरे वाला। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक मिलकर क्या बनाएंगे, प्रबल अम्लीय लवण। उसका पीएच मान क्या होगा, उसका पीएच मान होगा 7 से कम। ठीक है, उदासीन लवण का मान पीएच मान कितना होगा, एग्जैक्ट 7। और प्रबल सारीय लवण का पीएच मान कितना होगा, ग्रेटर देन 7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले का मिलन किससे करना है, दूसरे से, दूसरे का मिलन किससे करना है, तीसरे से, और तीसरे का मिलन किससे करना था, पहले से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, मधुमक्खी के काटने पर जलन वाले दर्द का अनुभव कौन से अम्ल के कारण होता है, कौन से अम्ल की वजह से होता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल की वजह से। चींटी अथवा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल अथवा फॉर्मिक अम्ल। इस वजह से जहां पर यह डंक मारती है वहां पर हमें कुछ समय के लिए जलन का अनुभव होता है। अगला, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बैंकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3, क्या सूत्र है, NaHCO3। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, दो प्रबल सारकों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपको दो प्रबल सारक पदार्थों के उदाहरण देने हैं। तो प्रबल सार क्या होते हैं, प्रबल सार जब पानी के अंदर घुल जाते हैं तो OH आयनों की सांद्रता अधिक होती है। यानी जो प्रबल सार है वो जलीय विलयन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में OH आयन क्या करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। प्रबल सारक जलीय विलयन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
CaOH2, ये तीनों ही परबल सारक के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। आपको विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना है और इसका उपयोग। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CaOCl2। ठीक है, पूरा नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया देखो बनता कैसे है। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का। मतलब जब शुष्क बुझे हुए चूनों से क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है। इसके उपयोग क्या है, पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए। दूसरा, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। विरंजन का मतलब क्या होता है, रंगाई या छपाई। विरंजन का मतलब होता है रंगाई छपाई। ठीक है, अगला, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। उपचायक मतलब जो ऑक्सीजन में वृद्धि करते हैं और हाइड्रोजन में कमी करते हैं। उपचायक का मतलब है जो ऑक्सीजन में वृद्धि करते हैं और हाइड्रोजन में कमी करते हैं। ठीक है, अगला, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके कार्यपत्रक 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।